नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इससे पहले के क्लासेस में हमने समझा था रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है जब कोई कंपनी अपने आप को कंटिन्यूअस लॉसेस में पाती है और जो प्रेजेंट उस कंपनी का सिस्टम है, डिस्पेंसेशन है, उसमें उसको चलाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी कंपनी कभी कभी ऐसा डिसीजन लेती है कि वो लिक्विडेट हो जाएगी, वॉलेंटरीली अपना व्यवसाय समाप्त करेगी और एक नई कंपनी बनेगी जो कि उस कंपनी के व्यवसाय को खरीदेगी और फिर नए सिरे से व्यवसाय को स्टार्ट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझते हैं क्या है। अल्फा लिमिटेड ने रिजोल्यूशन किया कि वो इच्छा से वॉलेंटरीली लिक्विडेशन में जाएंगे क्योंकि कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं उसके सामने। 31 मार्च 2020 को इसी डेट पर उनके एसेट और लायबिलिटीज इस तरीके से हैं। फिक्स्ड एसेट है 72 लाख की, करंट एसेट 8 लाख की हैं टोटल, क्रेडिटर्स 9 लाख के हैं, बिल्स पेबल 7 लाख के हैं, पेड अप कैपिटल है उनकी 80 लाख की। ये एसेट्स बेच दिए गए नई कंपनी को और जो नई कंपनी बनाई उसका नाम है अल्फा एरा लिमिटेड। ये पुरानी कंपनी को के व्यवसाय को समाप्त कर लेगी और कैरी ऑन करेगी और पुरानी कंपनी समाप्त हो जाएगी। पुरानी कंपनी का व्यवसाय नई कंपनी ने खरीदा 57,60,000 में। अल्फा एरा लिमिटेड यानी कि नई कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर्स। ये 50,000 शेयर हैं, इसको रुपी को ये गलत इन्फॉर्मेशन है, इसको हटा दें, हटा हुआ समझें। टोटल इशू किए हैं 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹80 पेड अप। ये 50,000 शेयर इनकी फेस वैल्यू तो 100 रुपया है लेकिन पेड अप वैल्यू 80 है। मतलब 50,000 शेयर इंटू इनकी जब अमाउंट निकालेंगे तो इंटू 80 मतलब 40 लाख हो जाएगा। एंड द बैलेंस इन कैश, और जो बाकी बचा 5760 में से आप ये घटाएंगे 40 लाख तो 1760 बचेगा, उसको कैश में पे किया सेटल करने के लिए इस कंसिडरेशन को। लायबिलिटीज को पे किया गया कंपनी के द्वारा लिक्विडेशन से पहले। लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हुए ₹1,60,000। जर्नल एंट्री करना है बुक्स क्लोज करने के लिए अल्फा लिमिटेड की। तो इसमें कैलकुलेट करेंगे, एक तो परचेज कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन कितना है वो तो उसमें बताया हुआ है, उसकी पेमेंट कैसे करनी है। तो 50,000 शेयर हैं और 80 पेड अप हैं तो 40 लाख के तो शेयर हो गए और बैलेंस अमाउंट के लिए बैलेंस अमाउंट 5760 में उनका सौदा हुआ है, 5760 यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें से 40 लाख ये माइनस कर देंगे जो शेयर्स हम दे रहे हैं, बाकी 1760 कैश देना होगा। क्योंकि कंपनी के एसेट और लायबिलिटी दिए हैं तो और कोई बैलेंस शीट दी नहीं है तो शुरुआत में ऐसे केस में बैलेंस शीट बना के देखा जाता है ताकि कोई मिसिंग फिगर मिल जाए, उसका पता चल जाए अगर कोई मिसिंग आइटम है तो। हमने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पार्ट, एसेट पार्ट। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड से रिलेटेड शेयर कैपिटल है और शेयर कैपिटल उन्होंने बताई है कि 80 लाख रुपीज़ है। ये गिवन है, कंपनी जो समाप्त हुई है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख है। ये 80 लाख कैपिटल है कंपनी की। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिए हैं 9 लाख के, बीपी दिए हैं 7 लाख के और एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट दिए हैं 72 लाख के, करंट एसेट दिए हैं 8 लाख के। एसेट साइड का टोटल किया तो ये 80 लाख आएगा, यही लायबिलिटी साइड का भी होगा और लायबिलिटी साइड में ये 16 लाख बैलेंसिंग फिगर है। ये 16 लाख एसेट्स ज़्यादा थे लायबिलिटी साइड से तो ये बैलेंसिंग फिगर है। इसका मतलब ये कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं जो कंपनी को होते रहे, इकट्ठे हो चुके हैं। इनको स्टेटमेंट ऑफ P&L का नेगेटिव बैलेंस माना जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग में आता है रिजर्व्स, और अगर प्रॉफिट है तो इसमें रहता है और प्रॉफिट का नेगेटिव बैलेंस है तो भी इसी में रहता है। वो नेगेटिव रहता है इसलिए माइनस से या ब्रैकेट में दिखा दिया जाता है अमाउंट को। आप इसको जब टोटल करेंगे इस साइड का और इसमें से इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे
इसको घटा देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। ये बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है, मतलब कंपनी के पास कुछ एक्यूमुलेट हो रहे हैं लॉस 16 लाख रुपीज़ के। अब इसके बाद इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, तो किस तरीके से करेंगे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बराबर में लिख ली है। और ये जर्नल एंट्रीज हैं। जो कंपनी समाप्त हो रही है वो अपने यहाँ पे एंट्री करेगी, एसेट्स को ट्रांसफर कर देगी रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट और टू करंट एसेट, इसमें एसेट्स अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। क्रेडिटर और बीपी दिए हैं, लेकिन इनके लिए बताया था क्वेश्चन में बाद में कि इनको पे किया गया कंपनी के द्वारा, तो चाहे तो ये एंट्री देख सकते हैं, नीचे इनको पे कर दिया गया है इस एंट्री में। क्रेडिटर्स डेबिट 9 लाख और बीपी डेबिट 7 लाख टू बैंक अकाउंट 16 लाख। पेड अप कैपिटल कंपनी की 80 लाख थी जो कंपनी समाप्त हो चुकी है, उसकी पेड अप कैपिटल उसके शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये एंट्री है शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। शेयर होल्डर्स को 80 लाख रुपीज़ उनके क्रेडिट में हो जाएंगे, ये मिलना है। इसके बाद है एसेट कंपनी की बेच दी गई एक नई कंपनी को, अल्फा लिमिटेड को 5760 में। तो अल्फा एरा लिमिटेड से हमारी कंपनी मांगेगी पैसा कि आपको हमने एसेट बेची है, आप पैसा दो। 57,60,000 एंट्री हो जाएगी यहाँ पे अमाउंट ड्यू करने की। अल्फा एरा लिमिटेड को हम अपना डेटर बना लेंगे कि आप पे हमारा इतना ड्यू हो गया है, हम अपने बिजनेस आपको बेच रहे हैं। टू रियलाइजेशन में ये 5760 मिल जाएंगे एरा लिमिटेड से, अल्फा एरा लिमिटेड से, नई कंपनी से। तो ये हमारे रियलाइजेशन में इतना पैसा वसूल हुआ, इतनी एसेट थी, इतनी वसूली अब तक हो चुकी है। इसके बाद आगे दिया गया है अगला स्टेप, अल्फा एरा लिमिटेड ने इशू किए 50,000 शेयर, 100 ईच के 80 वाले और बैलेंस के लिए कैश। तो अल्फा एरा लिमिटेड ने ये जो हमें दिया है इसकी एंट्री कर देंगे अल्फा एरा लिमिटेड से इस पैसे के फंड के मिलने की, प्राप्त होने की। तो एंट्री हो जाएगी, शेयर्स मिल गए 40 लाख के, पैसा मिल गया 1760, और किससे मिला है ये अल्फा एरा लिमिटेड से मिला है। तो इसलिए ये अकाउंट भी क्लोज हो गया अल्फा एरा लिमिटेड का। उसको हमने डेटर बनाया था जब अपनी एसेट बेची थी, अब उससे हमें शेयर मिल गए उसके और बैंक मिल गया, पैसा मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, आगे लिखा हुआ लायबिलिटीज वर पेड। लायबिलिटीज पे करने की एंट्री हो चुकी है पहले ही, लायबिलिटीज पे कर दिए, क्रेडिटर डेबिट बीपी डेबिट टू बैंक। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन और है, साथ ही साथ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हुए 1,60,000। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 1,60,000 पे करेंगे, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट 160। ये रियलाइजेशन का खर्चा पे कर दिया लिक्विडेशन का। इसके बाद अब जो बैलेंसिंग फिगर आया था, बैलेंस शीट में लॉस था 16 लाख, ये भी शेयर होल्डर से वसूल किया जाएगा। कैपिटल उनको मिल जाएगी, रिजर्व होता तो उनको मिल जाता, लॉस है तो उनसे चार्ज करेंगे। तो ये चार्ज किया जाएगा शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 24 लाख। इसके बाद देखेंगे शेयर होल्डर से चार्ज कर लिया 24 और रियलाइजेशन का लॉस था, तो इसलिए लॉस अब समाप्त हो गया। इसके बाद अब शेयर होल्डर्स के अकाउंट में देखा जाएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट में जो लॉस था बैलेंसिंग फिगर वो तो ये था 16 लाख, तो ये एंट्री होगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। लॉस जो हमारा बैलेंस शीट में मिला था, बैलेंसिंग फिगर में पाया था, तो वो लॉस तो यहाँ पे चार्ज किए गए शेयर होल्डर से। ये रियलाइजेशन का लॉस है। रियलाइजेशन का लॉस निकालने का तरीका, रियलाइजेशन जितनी बार क्रेडिट हुआ, जैसे यहाँ पे डेबिट हो रहा है रियलाइजेशन, ये लॉस है। फिर उसके बाद रियलाइजेशन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे रियलाइजेशन में एक आइटम हो रहा है 160 का लॉस, तो जो डेबिट वाले एक तरफ हो जाएंगे, क्रेडिट वाला एक तरफ। डेबिट वाला ज़्यादा है इसलिए इसमें लॉस आ जाएगा, और रियलाइजेशन का जो लॉस होगा वो भी अल्टीमेटली शेयर होल्डर से ही चार्ज होता है, और इसलिए एंट्री हो जाएगी शेयर होल्डर डेबिट टू रियलाइजेशन 24 लाख। कुल मिलाकर के रियलाइजेशन के बाद शेयर होल्डर्स पे अब क्या ड्यूज हैं, या शेयर होल्डर का कंपनी पे क्या ड्यूज है वो देखा जाता है। तो शेयर होल्डर की जितनी कैपिटल 80 लाख शेयर होल्डर के खाते में आई है, इसमें से वो चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी जो शेयर होल्डर से कटे हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L के 16 लाख वो बियर करेंगे,
और रियलाइजेशन का 24 लाख बियर करेंगे। टोटल हो गया ये 40 लाख। तो 40 लाख उनके इसमें से कट जाएगा और इसलिए उनको नई कंपनी के जो शेयर मिलेंगे वो 40 लाख के मिल जाएंगे। शेयर होल्डर्स डेबिट 2 शेयर्स इन अल्फा एरा लिमिटेड। तो ये था एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। थैंक यू।